टेलीग्राम पे शायद ये क्वेश्चन दिया भी होगा आप लोगों को पहले, और इसका वीडियो भी है एक, है ना। आप ये बताओ, राजेश के 6,000 रुपये मांगते थे, है ना। राजेश के 6,000 रुपये मांगते थे, जिसमें से ये मार्केट चल ही नहीं रहे, सारे नहीं चल रहे क्या, जिसमें से अब बताओ, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए थी ना। क्या ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है, बड़ी है, किसी न किसी का तो काम कर ही जाए। चल रही है रिकॉर्डिंग, क्या बात है। मेरे को बोल दिया करो, मैं आप कुछ बोल दो तो फिर खैर कोई बात नहीं, एडिटिंग है अपने हाथ में ना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं ना। तो राजेश के 6,000 रुपये मांगते थे, पहले से बकाया चल रहा है बैलेंस, जिसमें से 5,000 या फिर मान लो जिसमें से 1,000 रुपये प्राप्त हो गए और शेष राशि, है ना, के प्राप्त होने की अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि राजेश दिवालिया घोषित हो चुका है। दिवालिया घोषित हो चुका है। दिवालिया तो आप जानते हो ना, जिसका दिवाला ही निकल गया, कहने वाला सब कुछ बिक बगा गया, सब कुछ खत्म, कहानी टाटा बाय बाय, उसको बोलते हैं दिवालिया वाला। तो आप राजेश के रुपए कितने मांगते थे भी, और डूबते डूबते भी, दिवालिया होते होते भी वो आपको कितने रुपए दे गया, 1,000 रुपए दे गया। तो कितने रुपए बाकी रह गए, 5,000, और उस 5,000 रुपए के प्राप्त होने की अब किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, और ना ही अब आप राजेश से 5,000 रुपये मांगेंगे, ना आप उसको परेशान करेंगे, ये ध्यान रखना आप, कारण कि वो दिवालिया घोषित हो चुका है। तो पहली बात, उसको दिवालिया घोषित करेगा कौन, कोर्ट करेगा। यदि खुद अपने मन से दिवालिया होने लग जाए आदमी तब तो 5-10 लाख रुपए लिए और कहते हैं मैं तो दिवालिया हो गया भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे माथे पे लिख दो चाहे दिवालिया, क्या फर्क पड़ता है। 10-5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए खा के दिवालिया लगा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है ना, अंडर रूल्स रेगुलेशंस, कोर्ट के थ्रू ये सारा काम होता है। वहाँ पर मान लो तो कोर्ट उसको डिक्लेयर करता है कि साहब अब ये जो है ना बैंकक्रप्ट हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है, ये इसी बात देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कोर्ट भी उसको ऐसे दिवालिया घोषित नहीं करता है, उसका जो भी प्रोसेस होता है, यहाँ तक कि उसके घर बाहर जो है ना वो सब कुछ बिक जाते हैं, प्रॉपर्टी तक बिक जाती है ना। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी उसको दिवालिया घोषित कर देगी। तो कुल मिलाकर सारी बात ये है कि 6,000 में से कितने रुपये प्राप्त हो गए, 1,000, और 5,000 के प्राप्त होने की अब कोई संभावना नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करें, कोई बताना चाहेगा आप में से। 5,000 को हम कर सकते दिखा देंगे। हाँ, तो क्या एंट्री करना चाहोगे इसकी, पहले आप लोगों के द्वारा आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि इसको क्या करनी है। या तो आप सही बता देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं बता पाएंगे तो और भी अच्छा है ना, क्योंकि कुछ सीखने को मिल जाएगा फिर आप लोगों को। तो बताइए कौन बताएगा इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे। नहीं भैया, किसी और का नाम मत लो, अपना खुद का बताओ कि सर मैं बता सकता हूँ, यदि ये कॉन्फिडेंस अपने बीच में है तो, खुद के पास है तो। या मैं बताऊँ, बताओ। हाँ, 1,000 रुपये की तो बनेगी, लेकिन जो 5,000 रुपये डूब गए एक तरह से, अब उसके आने की और प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। तो उसके लिए भी तो हमें कोई एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कारण और है कि आप जो है राजेश के कितने रुपये मांगते हो भाई, 6,000। तो 1,000 आने के बाद क्या राजेश का अकाउंट 5,000 रुपये से बाकी रखोगे क्या, वो तो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो अकाउंट्स को भी क्या करना है, क्लोज करना है। तो बताओ कैसे क्लोज करें। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा काम है, 1,000 रुपये तो आ ही रहे ना अपने पास में, तो अकाउंट्स के सारे नियम लगा दो। कैश अकाउंट DR, कितना अमाउंट आया, 1,000 रुपये। किससे आया, राजेश से। राजेश पाने वाला कि देने वाला, देने वाले को CR, तो यहाँ पर राजेश का नाम आ जाएगा। और राजेश का बैलेंस कितना चल रहा है, 6,000 रुपये बैलेंस चल रहा है। 6,000 में से आया कितना है, 1,000 ही तो आया, तो 5,000 और आएगा क्या,
नहीं आएगा तो इसका राजेश का अकाउंट क्लोज कर दो भाई। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए कितने रुपए लिखने पड़ेंगे? 6,000 लिखने पड़ेंगे, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा ना इसका। अब ले दे के बाद किसकी आती है? 5,000 रुपये की। तो ये जो 5,000 रुपये प्राप्त होने की अब कोई संभावना नहीं, इसका मतलब आपका पैसा डूब गया। तो उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में, हिंदी में तो बोलते हैं इसको डूबत ऋण। क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है, ये वाला बैड डेट्स। डेब्ट्स नहीं बोलते, बैड डेट्स बोलते हैं ना, साइलेंट होता है यहाँ पर टी। और इसको अकाउंट को क्या करना है? DR। कितने रुपए से? 5,000। ये एंट्री बनेगी आपको, बता रहा हूँ सारी बातें बताएंगे, रुक जाओ। तो जनरल एंट्री समझ में आ गई। अब इस एंट्री को जब हम टैली में करेंगे तो हमें स्पेशली इस वाले लेजर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? बैड डेट्स की। तो इसको बनाने के लिए आप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप है उसका उपयोग करेंगे। किसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कारण बता देता हूँ कि इसी ग्रुप का उपयोग क्यों किया गया है यहाँ पर। क्योंकि जो आपका बैड डेट्स है ना, इसको आप कहाँ दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरफ जो है हम खर्चे दिखाते हैं, एक तरफ हम इनकम दिखाते हैं। तो बताओ इस 5,000 रुपये को, जो कि हमारा लॉस है, यस और नो? ये लॉस ही हमारे लिए, हमारे तो हानि है। तो इस लॉस को इनकम साइड में दिखाना चाहोगे कि एक्सपेंसेस साइड में? एक्सपेंसेस साइड में दिखाएंगे। और जब P&L में कोई खर्चा आपको दिखाना हो तो उसके लिए कौन सा ग्रुप यूज़ करो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ऐसे तो हमारे पास में है ना, कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी तो ग्रुप है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है वो किसके लिए होता है? एक तरह से आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। किसके लिए होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपके ट्रेडिंग को इफेक्ट करता है, आपके ट्रेड को, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि बैड डेट्स का जो लेजर हमें है वो किस में बनाना है? इनडायरेक्ट इनकम में। क्योंकि हम इस बैड डेट्स को कहाँ दिखाना चाहते हैं? P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और DR साइड में दिखाना चाहते हैं, खर्चों की साइड में। इसलिए आपको इस ग्रुप को यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, रिसिप्ट में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वाउचर जो वो हम यहाँ पर F6 यूज़ कर लेंगे जब टैली में काम करेंगे तब। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक मैं और बता देता हूँ ताकि कम से कम ये पूरा टॉपिक है ना वो हम अच्छे से कवर कर पाएँ आज। तो इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर हमने रुपए डूबने की बात कर दी। तो बात सबको समझ में आ गई क्या? इसको नोट कर लो। फिर इसी का एक पार्ट और है जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आज ही। चलो, ये चीज़ सबको समझ में आ गई क्या? किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कर सकता है इसके बारे में। सर ये 6,000 डूब जाए तो? चलो, विजय ये पूछना चाह रहा है कि राजेश के हम कितने रुपए मांगते हैं? 6,000 रुपये मांगते हैं। सवाल ये कि 6,000 पूरे के पूरे डूब जाए तो क्या करें? तो एंट्री यही रहेगी जो आपके सामने है, बस आपको छोटा सा उसमें चेंज करना है। क्या? ये जो कैश अकाउंट आपने DR किया ना अभी, ये हटाना आपको। तो कैश अकाउंट DR ये तो हम हटा देंगे 1,000 रुपये पूरे के पूरे, क्योंकि 6,000 रुपये हम राजेश के मांगते थे और 6,000 के 6,000 पूरे के पूरे रुपए डूब गए। तो यहाँ पर हमने किसको? कैश को हटा दिया है। और यहाँ पर जो 5,000 रुपये हमने डूबने की बात करी, वहाँ पर कितने रुपये डूब गए? 6,000 रुपये डूब गए। और इस एंट्री को करने के लिए भी आपको बैड डेट्स का लेजर बनाना ही होगा। ग्रुप वही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो बैड डेट्स की जो आपकी मद है आइटम आपका, वो कहाँ चला जाता है? P&L में। ठीक है। और वाउचर यहाँ पर आपका रहेगा F7, यानी ये आपको एंट्री अब रिसीट में ना करके जर्नल में करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन कैश नॉन बैंक एंट्रीज हो गई, इसमें कैश और बैंक दोनों का नाम नहीं आ रहा। यहाँ तक टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इससे जुड़ी हुई एक चीज़ आपको और सीख लेनी अभी, ताकि टॉपिक अच्छे से अभी क्लियर हो जाए। अब क्या हुआ कि जो रुपए डूबने थे डूब चुके, कुछ समय बीत गया, मतलब कुछ महीने कुछ साल हो सकते हैं निकल गए होंगे, 2 4 5 महीने 6 महीने 10 महीने साल 2 साल निकल गए। अब अचानक क्या हुआ कि आपके पास में ना ये राजेश एक दिन आया, 2 4 महीने, कभी भी कोई भी टाइम आप ले सकते हैं। हो सकता है कि उस समय राजेश की कोई मजबूरी रही होगी, उस समय राजेश क्या हो गया था? दिवाली हो गया था और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप चाहे 6,000 पूरे मान लो डूब गए, या फिर जो 5,000 की बात करें तो वो मान लो कि 5,000 डूब गया। ये उस समय की बात है जब ये दिवालिया हुआ था, उस समय की बात। लेकिन समय के साथ साथ इसकी परिस्थिति हो सकता है कि वापस ठीक हुई होगी। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि राजेश आपके पास आया और राजेश ने क्या किया? राजेश ने हमें पूर्व में डूबी हुई राशि में से, पूर्व में डूबी हुई राशि में से
4,000 रुपये दे दिए। किसने दे दिए? किसने दे दिए? राजेश ने दे दिए। और किसको दिए? हमें दिए। मतलब उस समय पैसा डूब गया था आपका। तो बताओ जो बेड डेट्स वो कितना माने? बेड डेट्स जो है वो कितना माने बताओ? 5,000 मान लें। तो 5,000 रुपये उस समय डूब गए थे जब ये दिवालिया हो गया था। अब इसकी परिस्थिति जो फाइनेंशियली जो पोजीशन है, इसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ होगा। और राजेश हमसे हमारा जो संबंध है, उसका जो रिलेशन हमारे साथ रहा था, उस संबंध को वो रखना भी चाहता है। उस समय उसकी मजबूरी थी, पैसा नहीं था, पैसा डूब गया था, लेकिन राजेश चाहता है कि हमारा और उसका जो रिलेशन है वो सही बना रहे। तो राजेश क्या है, हमारे पास आ रहा है और आके कहता है कि भाई साहब उस समय रुपये डूब गए थे, नहीं दे पाया, और मैं आपको आज कितने रुपये दे रहा हूँ? 4,000 रुपये दे रहा हूँ। तो हमारे पास 4,000 रुपये तो आ ही गए ना। बताओ कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? DR करना पड़ेगा। कि रुपये कितने आए? 4,000 रुपये आ गए। 5 में से कितने आ गए? 4,000 रुपये। ये तो प्राप्त हो ही चुके हमें। ठीक है, अब बात आती है हम इसको CR किसको करें। तो पैसा किससे आ रहा है? कुछ लोग क्या करेंगे, जिनका अलग सोचने का थोड़ा सा नजरिया होता है, कई बार कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठते हैं। हो सकता है वो सही सोच रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। कुछ लोग क्या करेंगे, पैसा किससे आया? राजेश पाने वाला है कि देने वाला? राजेश तो देने वाला है। तो वो जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठता है। वो क्या करेगा, राजेश को CR कर देगा। कितने रुपए से? 4,000 रुपये से। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कारण ये है कि राजेश का अकाउंट तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं। आप राजेश के कितने रुपए मांग रहे थे? 6,000। और 6,000 से उसका अकाउंट आपने, ये DR बैलेंस था इसका, राजेश का DR बैलेंस था 6,000, और आपने 6,000 से उसको क्या किया था? CR। तो उसका अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका। तो यहाँ राजेश हम किसी भी परिस्थिति में नहीं लिखेंगे। तो राजेश को हटा दें यहाँ से। कुछ लोगों ने अभी जवाब भी दिया था जब मैंने पूछा था कि यहाँ पर CR में क्या लिखें, तो आपने बोला बेड डेट्स। तो ये भी गलत है, आप बेड डेट्स भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ आपको अलग से एक लेजर बनाना होगा, बेड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि आपको बेड डेट्स की रिकवरी हो रही है। जो पहले पैसा आपका डूब चुका था, जिसको आपने लॉस मान लिया था, लॉस मानते हुए आपने उसको P&L में दिखा दिया था, तो उस लॉस को वहां से आप क्रॉस नहीं करेंगे। जहां आपने इसको लॉस दिखाया था P&L के अंदर, उसको वहीं रहने दो, और अलग से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बेड डेट्स रिकवर्ड, यानी डूबत ऋण की वसूली। डूबत ऋण की वसूली। तो इस प्रकार आपको ये वाला अकाउंट यहाँ पर CR करना पड़ेगा। अब जब इस एंट्री को हम प्रैक्टिकल टैली के अंदर करेंगे तो हमें एक लेजर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस लेजर को बनाने के लिए आपको जो ग्रुप यूज करना होगा वो आपका इनडायरेक्ट इनकम्स, ये आपका ग्रुप हो जाएगा। और वाउचर की यदि बात करें तो F6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इतनी सी है फिलहाल, स्पेशल जो आपको ध्यान रखनी है, ना यहाँ पर राजेश का नाम लिखना है और ना ही बेड डेट्स लिखना है, बेड डेट्स रिकवर्ड लिखना है आपको। तो हाँ जी, हम वो खाता बंद करेंगे लास्ट के महीने में, तो उसकी इसको हटाना पड़ेगा हमको। किसको? बैंडेज को? नहीं, क्यों? इसको हटाएंगे क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पैसा हमारे पास 2022-23 में डूबा था, तो 2022-23 का जो P&L बनाएंगे, उस P&L में बाकायदा हमें स्पष्ट लिखना होगा कि इस साल 2022-23 में हमारा कितना पैसा डूब गया? 5,000। ये 22-23 में दिखा दिया, कहानी खत्म हो गई। इसका अलग से कोई समायोजन नहीं बनना आपको। नहीं करेंगे दोबारा से? नहीं, दोबारा से नहीं बनती, एक ही बार बनती है इसकी। जब पैसा डूबता है ना, उसी समय एंट्री बनती है, और फिर आपको इसको P&L में उसी समय दिखाना है। यानी अकाउंट्स की जब क्लोजिंग होती है ना ईयर एंडिंग पर 31 मार्च को, तब इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी इसकी। और हो सकता है कि 2022-23 में डूबा हुआ पैसा आपको कभी, जैसे मान लो 2025-26 में मिल गया, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी 25-26 आया नहीं है, बट सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो ये 22-23 में डूबा हुआ पैसा कब आया? 25-26। तो 25-26 में आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेड डेट्स एंड बेड डेट्स रिकवर्ड, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। अच्छा ये बताओ, टैली में परफेक्ट किस किस को होना है? भाई मान लो भी भगवान आ जाए और कह दे कि भैया जो भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, कि भैया बताओ एक मन्नत आपको मांगनी, क्या मांगोगे? अगर आप टैली में परफेक्ट होना चाहते हो तो बताओ कौन कौन होना चाहता है टैली में परफेक्ट? सभी होना चाहते हैं ना। प्रैक्टिस चालू कर दो। ये बात पहले भी मैंने कई बार बताई कि विदाउट प्रैक्टिस आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे।
एक बार यदि आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मैं परफेक्ट हो गया, तो ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को, जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसी बुक को क्या करो, बार बार पढ़ना चालू कर दो, उसका रिवीजन चालू कर दो, उसको रिपीट करना चालू कर दो। तो जो प्रैक्टिस है ना, वही हमें परफेक्ट बनाएगी, है ना। कोई मैजिक से परफेक्ट नहीं बनेंगे हम, बनेंगे तो केवल प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।